नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में 10 नवंबर को हुए भीषण कार बम धमाके को लेकर। धमाके की जांच में तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई है। सरकार ने कल ही माना है कि यह आतंकवादी घटना है और इसके पीछे शामिल राष्ट्र विरोधी लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीच धमाके की जांच को लेकर सूत्रों के हवाले से कुछ अपडेट आ रहे हैं। मसलन डीएनए सैंपल मिलान से अब पुष्टि हो चुकी है कि धमाके के वक्त कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। उधर कश्मीर में 3 दिनों के अंदर और दर्जनों लोगों से पूछताछ करने के बाद यह पता चल रहा है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन की एक और कार पुलिस ने बरामद की है। उधर सूत्रों के मुताबिक अब वित्तीय एजेंसियां भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करने में जुटी हुई है। डॉक्टरों के टेरर गैंग के खुलासे के बाद अल फलाह की फॉरेंसिक ऑडिट का फैसला किया गया है। एनआईए भी टेरर मॉड्यूल की फाइनेंसिंग की जांच करेगा। आखिर इन आतंकियों को कहां से पैसे मिल रहे हैं उसकी भी जांच की जाएगी। अगला खुलासा यह हुआ है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने करीब 5 बोरी नाइट्रोजन फॉस्फोरेट पोटेशियम यानी एनपीए खाद मुंह के पिनगवा से खरीदी थी। तो ऐसे तमाम खुलासों के बावजूद दिल्ली धमाकों को लेकर कई अहम सवाल अनसुलझे रहे हैं। विपक्ष सवाल उठाने में लगा है और संसद का सत्र बुलाकर चर्चा की मांग सामने रख रहा है। तो इस धमाके के पीछे कौन राष्ट्र विरोधी ताकतें शामिल है और अब इस पर क्या सियासत हो रही है, इन्हीं सभी मुद्दों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ यह भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन था। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लें। भागो भागो। दिल्ली में कार धमाका हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। इन 3 दिनों में एक ही सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है कि दिल्ली धमाके के पीछे कौन। और इसी जवाब की तलाश में जांच का दायरा विशेष रूप से 4 जगहों पर केंद्रित है: दिल्ली, कश्मीर, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश। पहली तो दिल्ली है, जहां घटना स्थल से मिले फॉरेंसिक सबूतों और सीसीटीवी के जरिए धमाका करने वाले डॉक्टर उमर और उसके साथियों की आवाजाही से सुराग तलाशे जा रहे हैं। दूसरा कश्मीर है, जहां डॉक्टरों को आतंकवादी बनाने की नर्सरी तैयार की गई। वहां दर्जनों संदिग्धों से पूछताछ और धरपकड़ जारी है। तीसरा फरीदाबाद, जहां अल फलाह अस्पताल आतंकवादी डॉक्टरों ने अपनी तरह का कैंप ऑफिस बना रखा था। चौथा उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर, प्रयागराज है, जहां से डॉक्टर मॉड्यूल के जिंदा आतंकी पकड़े गए और पकड़े जा रहे हैं। तीनों दिनों में दिल्ली से लेकर यूपी तक और हरियाणा से लेकर कश्मीर तक 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी। दर्जन भर से ज्यादा संदिग्ध और डॉक्टरों से पूछताछ चल रही है। लेकिन देश में दहशत का ये टेरर नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि अभी तक दिल्ली धमाके का पूरा पर्दाफाश नहीं हो सका है। देश ने अब तक देखा है कि घटना वाले दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर उमर बदरपुर टोल से दिल्ली में घुसा। उस वक्त कार में पिछली सीट पर भारी भरकम थैले नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोपहर 2 बजे डॉक्टर उमर की कार कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में नजर आई। इसके बाद डॉक्टर उमर पार्किंग में कार लेकर पहुंचा। फिर वो आसिफ अली रोड पर पैदल चलता दिखा और फिर अल फैज मस्जिद के बाहर जाता दिखा और फिर कार लेकर पार्किंग से निकलता दिखा और फिर धमाका हो गया। धमाके में मरने वालों की संख्या रोज बढ़ रही है, जो 8 से बढ़कर 13 हो गई है। इस बीच धमाके की घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिनों में 3 बड़ी बैठकें की हैं। और घटना के 2 दिन बाद सरकार ने मान लिया कि दिल्ली में हुआ कार धमाका राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से अंजाम दी गई आतंकवादी घटना है। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion. Investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators and their sponsors are identified and brought to justice without delay. इस बीच सूत्रों के हवाले से और भी कई खुलासे हुए हैं, जिसमें एक तो ये पुष्टि हो चुकी है कि कार में मारा गया आतंकवादी डॉक्टर उमर ही था। दूसरे सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार आतंकियों का हैंडलर तुर्की में होने की आशंका है। दिल्ली धमाके की जांच में
देश की एक से बढ़कर एक एजेंसियां जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस के पास तो धमाके से जुड़ा मामला है। एनआईए आतंकवादी साजिश की जांच कर रही है। एफएसएल मौके से मिले सबूत जमा कर रही है। आईबी खुफिया सूचनाएं जमा कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल के पीछे है। यूपी पुलिस से लेकर हरियाणा पुलिस तक सब सहयोग में जुटे हुए हैं। लेकिन अब तक जो सवाल अनसुलझे हैं वो ये कि लाल किले के सामने कार में धमाका किस विस्फोटक से हुआ था। कार में उतना ज्यादा विस्फोटक दिल्ली में कैसे घूमता रहा। अदिल मुजम्मिल शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उमर कैसे भाग गया। फरवरी की सूचना के बावजूद उमर की ट्रेसिंग ट्रैकिंग क्यों नहीं हो सकी। 2900 किलो से अधिक विस्फोटक का गोदाम फरीदाबाद में कैसे बना। अस्पताल के अंदर डॉक्टर आतंकियों का मॉड्यूल कैसे पनाह लेता रहा। और धमाके में मारे गए लोगों में एक अनक्लेम्ड बॉडी किसकी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान सिर्फ दिल्ली धमाके से जुड़े मामले की जांच पर नहीं है, बल्कि देश के अंदर ही अंदर सूबे सूबे में चलाए जा रहे घरेलू आतंकवादी मॉड्यूल्स का पर्दाफाश करने को लेकर भी है। क्योंकि पिछले 2 महीने में यूपी, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में तमाम ऐसे संदिग्ध आतंकियों की धरपकड़ की गई है जो सफेद पोश आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा थे। श्रीनगर से मीर फरीद और फरीदाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो 3 दिन में 3 बैठकें और उच्च स्तरीय बैठकें, और इस बात की जांच हो रही है कि आखिरकार भारत में पनप रहा यह टेरर मॉड्यूल कब से काम कर रहा था और उनके निशाने पर और कौन था। 4 गाड़ियां बरामद हो चुकी है। करीब 15 लोग, जिसमें मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब आगे क्या, कौन जिम्मेदार और आगे इस तरीके के अटैक कैसे रुक पाए जाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर करुणा सागर कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। कांग्रेस ने साफ शब्दों में मांग की है कि विशेष सत्र बुलाना जाना चाहिए और उसमें चर्चा होनी चाहिए आखिरकार ये धमाके कैसे हुए। वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एसपी वैद, पूर्व डीजीपी जम्मू और कश्मीर के, वो भी अपनी भूमिका इसमें रखेंगे। और एसके सूद इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और पूर्व एडीजी बीएसएफ से, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और आगे बढ़ने से पहले लेकिन एक खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। सीसीटीवी फुटेज आज तक के पास आएगा, लेकिन उससे पहले जरा 3 सवाल जो हम उठाना चाहते हैं दंगल के भीतर, वो सबके सामने रखते हैं कि क्या दिल्ली धमाके में अभी तक विदेशी आतंकवादियों के हाथ होने के सबूत नहीं मिले हैं। क्योंकि जैश ए मोहम्मद का नाम बार बार लिया जा रहा है, लेकिन क्या जैश के साथ साथ पाकिस्तान से जुड़े होने के कुछ सबूत मिल पाए या नहीं मिल पाए, उसको लेकर भी सवाल पूछेंगे। विदेशी खास करके ताकतों का कितना हाथ है, उसके सबूत नहीं मिल पाए। फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बावजूद डॉक्टर उमर धमाके में कैसे कामयाब हो गया। पूरे 1 दिन भर दिल्ली के भीतर वो पूरी तरीके से घूमता रहा, लेकिन उसके बावजूद यह धमाका नहीं रोका जा सका। तीसरा सवाल, क्या दिल्ली धमाके पर सर्वदलीय बैठक और संसद सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग जायज है। पहलगाम हमले के बाद एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ में मेवात से हमारे पास एक सीसीटीवी आ रहा है। दिल्ली धमाके में आतंकी उमर पर एक बड़ा खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं। ये ब्लास्ट वाले दिन आतंकी उमर मेवात गया था। ये रात का 9 तारीख की रात का और 10 तारीख की सुबह तड़के का की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं। ब्लास्ट से 1 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली धमाके में आतंकी उमर पर यह बड़ा खुलासा है। हमारे साथ में अरविंद ओझा जुड़ रहे हैं। अरविंद, जरा ये सीसीटीवी एक्सप्लेन करिए लोगों को, क्योंकि इसके 1 दिन बाद यानी 10 तारीख को सुबह ही फरीदाबाद में खुलासा किया गया कि 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, और तब भी डॉक्टर उमर के बारे में पुलिस के पास जानकारी थी। और ये मेवात का वीडियो आप यहां पर दिखाना है। बिल्कुल, देखिए इस तरह के मल्टीपल वीडियो आज तक के पास मौजूद है। साहिल, इंटरेस्टिंग बात यह है और चौंकाने वाली बात है और टेंशन देने वाली बात है कि 10 तारीख को रेड हो रहा था फरीदाबाद में। फरीदाबाद पुलिस, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस रेड कर रही थी। 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स रिकवर हो गया था। वहीं ये जो आतंकी है उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी, ये फरार चल रहा था। और फरार चल रहा था उसके बावजूद भी I-20 कार से फिरोजपुर झिरका मेवात, फरीदाबाद से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर ये टोल नाके के पास सीसीटीवी कैमरे में कैद होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। इसके बाद ये मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाता है। वहां पर पूरी रात तो ये तस्वीरें यहाँ पर अरविंद ओझा ये सीसीटीवी लेकर आए हुए हैं और ये तस्वीरें मेवात की है। लेकिन जिस रूट मैप की बात कर रहे हैं वो भी जरा आप आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यह आतंकी उमर, डॉक्टर उमर
दिल्ली में धमाके से पहले पूरे दिल्ली भर में वहां पर घूम रहा था। यह दिल्ली का मैप जरा हम आपको दिखाएंगे। ये भारत में दिल्ली राजधानी का शहर और दिल्ली में ब्लास्ट होता है। फरीदाबाद में दरअसल मामला शुरू होता है। फरीदाबाद से वो निकलकर 9 तारीख की रात को फिरोजपुर जिरका, जहां का सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे थे अभी की, जिसपे उसने एंट्री की, मेवात इलाके में ये एंट्री की गई थी। फिरोजपुर जिरका में वो रात को वहां पर गया। उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज दिखाए वहां से वो निकलकर उस टोल नाके से निकलकर उसने रास्ता अपनाया मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर। डॉक्टर उमर वहां पर चला गया। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे का जरा मैप दिखा दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद उसका रूट यहां पर नजर आएगा। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर यहां पर गया और ढाबे पर उसने रात को यहां पर रात गुजारी और एक बार फिर फरीदाबाद पहुंच गया। उसी दिन फरीदाबाद में सुबह बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया और यह बदरपुर टोल नाका, जहां से सुबह 8 बजे दिल्ली के भीतर उसकी एंट्री होती है और उसके बाद एक के बाद एक अगर हम देखें तो दरियागंज, उसके बाद कैनॉट प्लेस और उसके बाद तुर्कमान गेट, यहां से होते हुए लाल किला पार्किंग में जाकर आखिरकार को वो रुक गया। करीब 3-3.5 घंटे वहां पर उसने वक्त बिताया और उसके बाद शाम को 6:30 बजे के करीब इस लाल किला के पार्किंग से वो निकलता है और उसके बाद आप लाल किला के जो मेट्रो स्टेशन के पास गाड़ी चल रही थी और उस वक्त वहां पर धमाका हो जाता है। और यहीं से दरअसल सवाल भी शुरू हो जाते हैं। एसके सूद सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, ये मैप भी यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां के कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस भी हमारे पास अब आ चुके हैं, एजेंसी के पास भी वो है और हमने देखा कि 28 अक्टूबर से लगातार गिरफ्तारियां हो रही थी। मामला शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, उसके बाद सहारनपुर, फरीदाबाद, लखनऊ, तमाम गिरफ्तारियां वहां पर हो रही थी। पूरे दिन भर आतंकी उमर, जो कथित आतंकी उमर है, वो वहां पर घूम रहा था दिल्ली के भीतर, लेकिन ब्लास्ट नहीं रुक पाया। क्या आपको लगता है कि ये चीज रोकी जा सकती थी? मेरे विचार में ये चीजें रोकी जा सकती थी अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज और ज्यादा अलर्ट होते। देखिए, सबसे पहली चीज, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को ये मालूम था कि हर जगह पर रिकवरी हो रही है, तो दिल्ली पुलिस को क्यों इस चीज की इम्कान नहीं था कि वहां ऐसा दिल्ली में भी कुछ हो सकता है। दिल्ली कैपिटल है देश का और कोई भी ऐसी बड़ी घटना होगी तो इससे सबसे ज्यादा सेंसेशन पैदा होगी। और आप अगर अपना रिसर्च करें होगा तो उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर घटनाएं पिछले 25-30 सालों में चांदनी चौक इलाके में हुई हैं और इलाकों में भी हुई हैं, चांदनी चौक इलाके में भी। और दूसरी चीज ये है कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स उनके पास प्राप्त कहां से हुए, इसके बारे में किसी को कहीं सूचना नहीं है। खुलेआम ये मूव करते रहे हैं। तो ये और सबसे बड़ी एक और चीज है कि मुझे लगता है कि पुलिस और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस बात को पब्लिक करने में थोड़ी जल्दी कर दी। अगर वो वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें इतना बड़ा खुलासा किया गया कि हमने इतना एक्सप्लोसिव मटेरियल पकड़ लिया है, उससे ये अलर्ट हो गए। वो मेरे ख्याल में 10 तारीख को सुबह के समय में वो 10 की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसी वक्त पुलिस के पास इस बारे में जानकारी थी, क्योंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा था कि एक व्यक्ति फरार है। उसका नाम तो नहीं बताया था, लेकिन कौन फरार है वो पूरे दिल्ली को, पूरे देश को रात को पता चल पाया जब मेट्रो स्टेशन के पास ये ब्लास्ट होता है। लेकिन मिस्टर वैद, आपने जम्मू कश्मीर में कई साल काम किया हुआ और आपने देखा है कि वहां पर होम ग्रोन टेररिज्म किस तरीके से होता है। और ये एक नया मॉड्यूल यहां पर नजर आ रहा है कि जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर, लैब टेक्नीशियंस जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, पुलवामा से बिलोंग करते हैं, और वो इस पूरी साजिश में यहां पर नजर आ रहे हैं। और सिर्फ जम्मू कश्मीर का नेटवर्क नहीं है, लखनऊ से कोई है, कोई सहारनपुर से है, पूरे देश में फैला हुआ यह नेटवर्क नजर आता है। क्या कारण हो सकता है कि इतने साल के बाद इस तरीके का होम ग्रोन टेरर नेटवर्क तैयार हो रहा है, इंडियन मुजाहिदीन के बाद अगर हम कहें तो? साहिल जी, आपको नमस्कार, मेरे सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि मैं कहूंगा कि अगर आप भूमिका देखें जम्मू कश्मीर पुलिस की इसमें, तो एक सीसीटीवी फुटेज
जिसमें पोस्टर लगाते हुए देखा गया जी। और उससे आप देखिए कितनी इसको मैं प्रोफेशनल काम कहूंगा कि कितना बड़ा नेटवर्क पूरे कंट्री में और इतने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स का वो उसको पूरा उसका पर्दाफाश किया और इतनी रिकवरी की, इतनी रेस्ट हुई, काम बेहतरीन और बहुत बड़ी ट्रेजेडी को अवॉइड किया। ये प्लान तो था सैकड़ों और हजारों को मारने का, तो उसको आपने ध्वंस किया। लेकिन यहां तक सवाल आता है कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टरों को रेडिकलाइज इस एक्सटेंट तक कर देना। देखिए, डॉक्टर एक साइंटिस्ट जैसा होता है और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, रैशनल माइंड है, इंटेलिजेंट है, उसके बावजूद आप उसको इस हद तक रेडिकलाइज कर दो कि वो अपने ही देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने देश के खिलाफ काम करने के लिए तैयार है, अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार है। आप इमेजिन करें किस लेवल की रेडिकलाइजेशन है। जो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के लिए कि हमें देखना है कि हम इसमें इस फ्रंट पे क्या काम कर रहे हैं और इस तरह के और कितने मॉड्यूल हैं इस कंट्री में। ये तो एक मॉड्यूल मिला, इस तरह आपने गुजरात में देखा एक मॉड्यूल, जो जहर डालने वाला आपने देखा, वो भी एक साजिश हजारों को मारने वाली थी। तो इस तरह के और कंट्री में कितने मॉड्यूल हैं, चाहे यूपी है, बंगाल है, केरला है, डाउन साउथ है, हैदराबाद है। तो इस तरह के मॉड्यूल्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी आपने जिक्र किया है उस मॉड्यूल्स का, हम दिखा देते हैं कि पिछले कई दिनों में कितने इस तरीके के मॉड्यूल्स पूरे देश में उजागर हुए हैं, वो भी जरा एक बार दिखा देते हैं। क्योंकि लगातार एक के बाद एक अगर हम देखें तो इस तरीके की घटनाएं बार बार होती जा रही है। वो भी हम दिखा देते हैं कि टेरर के कितने खुलासे अब तक हो चुके हैं। देखिए, 15 सितंबर को सहारनपुर से अलकायदा के आतंकी बिलाल खान को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 9 अक्टूबर को उसके बाद करीब 4000 फोन नंबरों से पाकिस्तान में हैंडलर से लगातार बातचीत हो रही थी, ये एक मॉड्यूल वहां पर बस्ट किया गया। उसके बाद 9 अक्टूबर को जालंधर से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए और उनसे 2.5 किलो का RDX भी उनके साथ बरामद हुआ था। 17 अक्टूबर को यानी कुछ ही दिन के बाद यूपी से जैश के आतंकी सज्जाद को गिरफ्तार किया गया था। तौफीक को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था, ये कार्रवाई एक अलग से की गई थी। उसके बाद 24 अक्टूबर को IED बनाने वाले दिल्ली और भोपाल से आईसिस के 2 आतंकियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया था। 28 अक्टूबर को पुणे से 19 लैपटॉप के साथ अलकायदा का एक आतंकी गिरफ्त में आ चुका था। 7 नवंबर को देखिए, 7 नवंबर को हम देख सकते हैं एक बार फिर जालोर से, राजस्थान से विदेश भागने की कवायद करने वाले एक TTP समर्थक मौलवी को गिरफ्तार किया गया था। 9 तारीख को गुजरात से डॉक्टर समेत ISIS के 3 आतंकी यहां पर गिरफ्तार हुए थे और 10 नवंबर को फरीदाबाद से दिल्ली के बिल्कुल करीब 2900 किलो से अधिक विस्फोटक के साथ 2 डॉक्टर गिरफ्तार होते हैं। यानी पूरे भारत का नक्शा हम देख सकते हैं कि यहां पर कवर हो रहा है कि जहां पर अलग अलग टेरर मॉड्यूल यहां पर बरामद हो रहे हैं। और उसके साथ साथ भारत सरकार ने 10 मई को यह बात कह चुकी है कि हर टेरर अटैक को देश के खिलाफ हमला माना जाएगा, देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो प्रेम शुक्ला जी, आज की स्थिति में इसके बाद अब विपक्ष सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि भाई संसद का अधिवेशन बुलाइए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, यह किस तरीके से घटना हुई, क्यों हुई, क्या कारण था, क्या इस बार सरकार तैयार होगी? पिछली बार तो पहलगाम के बाद आपने सर्वदलीय बैठक तो कम से कम की थी। देखिए, अल फलाह का अर्थ होता है परम कल्याण, अरबी का शब्द है। अगर परम कल्याण करने का संकल्प लेकर जिन लोगों ने मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी शुरू की हो, वहां पर बैठे डॉक्टर कल्याण करने की बजाय विध्वंस की भूमिका में आ जाएं, तो यह तो कल्पनातीत ही है। अगर जम्मू एवं कश्मीर से एक जो है आतंकी नेटवर्क की जांच जो है फरीदाबाद तक नहीं पहुंचती, तो ये तो कल्पना के बाहर था कि इस तरह के डॉक्टर जो है सफेद पोश, ये लोगों को जो है रोगों का निदान करने की बजाय सैकड़ों लोगों की हत्या का नरसंहार की योजना बना रहे हैं, ये संभव नहीं था। तो निश्चित तौर पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी खुफिया एजेंसियां, इनकी सतर्कता, इनकी चपलता के कारण ही सैकड़ों के नरसंहार के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ
और बचाएगा। और कृपा करके मुझे बता दीजिए, जो लोग मांग कर रहे हैं जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, संसद का अधिवेशन बुलाया जाए, 1980 के दशक से लेकर 2014 तक और विशेष करके 2004 से 14 तक 3,500 निर्दोष भारतीयों को विविध आतंकी हमलों में मारा गया। कितनी बार जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? 26/11 के बाद कोई सर्वदलीय बैठक आपको याद हो तो बताइएगा। आपको याद है साहिल जी, आप तो मुंबई के बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, 12 जुलाई 2006 को मुंबई में ट्रेनों में 11 स्थानों पर बम विस्फोट हुए। 8 वर्षों तक सत्ता में रहे, पता ही नहीं लगा पाए किया किसने। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि 12 जुलाई 2006 को मुंबई के ट्रेनों में श्रृंखलाबद्ध विस्फोट किस संस्था ने किए, कौन लोग थे, कौन आतंकी थे, जिन आतंकियों को पकड़ा गया वो आतंकी वही नहीं थे, ये अदालत तक ने कहा। तो जिन लोगों ने लगातार आतंक पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय समझौता बमकांड में जो है बाकायदा लश्कर तोयबा की भूमिका सफदर नागौरी ने जो है नार्को एनालिसिस में कबूल कर ली थी, उसमें भी जो है असीम आनंद को गिरफ्तार करके उन्होंने पूरी तरह से हिंदू टेरर की थ्योरी गढ़ ली। मालेगांव बमकांड में बाकायदा जहां पर विस्फोटक बनाए गए थे उसकी सॉइल टेस्ट आ गई थी, वो हिजबुल मुजाहिदीन का काम था, उसमें भी हिंदू आतंकवाद का एंगल ढूंढा गया। 26/11 की घटना में कोई हिंदू आतंकवाद सिद्ध करने के लिए अजीज बर्नी की पुस्तक प्रकाशित हुई और श्रीमान दिग्विजय सिंह गए उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ ढूंढने लगे। तो जो लोग इस्लामी आतंकवाद को दूसरों पर थोपने का षड्यंत्र रचते थे, आज जो सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं, गजब है भाई। विशेष सत्र की बात कर रहे हैं, गजब। डॉक्टर सागर, देखिए, आतंकवाद का सर्वनाश करना हमारी सरकार का संकल्प है और वो हम करके रहेंगे। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कठोर से कठोर सजा देंगे। लेकिन हम प्रेम हवा में शुक्ला लाठी जी, नहीं भाजेंगे। प्रेम शुक्ला 12 जी, जुलाई 2006 के बम कांड के अभियुक्तों को बचा लिया गया। नहीं प्रेम शुक्ला जी, मुझे आपसे आज की स्थिति को लेकर भी सवाल पूछने हैं, क्योंकि आखिरकार ये बात तो सच है कि आतंकी घटना हुई है, दिल्ली के भीतर हुई है। 14 साल के बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और उसमें 10 लोगों की जान भी गई है उसमें, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए, उस पर भी सवाल पूछने चाहिए। तो उस पर भी आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन डॉक्टर सागर, बीजेपी कह रही है कि सर्वदलीय बैठक की क्या जरूरत है, बार बार, या सदन के स्पेशल सत्र बुलाने की क्या जरूरत है? प्रेम शुक्ला को आपने सुना। साहिल जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सारे फेलो पैनलिस्ट जो हैं सबको मेरा नमस्कार। आपने जो मुद्दे उठाए जब इस डिबेट को इंट्रोड्यूस करते समय और जो विशेष रिपोर्ट जो आपने दिखाया, मैं उस पर आपको साधुवाद देता हूं। बहुत ही जिम्मेदाराना ये इंट्रोडक्शन था। और आपने क्या कहा, बार बार 3 बार आपने सूत्रों के हवाले से किया, क्योंकि ऑथेंटिक सरकारी वर्जन नहीं आ रहा है, इसलिए सूत्रों की बात हो रही है। दूसरी बात, आपने ही कहा कि बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, और ये अनसुलझे सवाल महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हुई है। 50 घंटे लग गए सरकार को इसको आतंकी घटना घोषित करने में। उसके पहले कोई बोल रहा था सीएनजी का ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि नॉर्मल जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहां पे क्रेटर बन जाता है, गड्ढे बन जाते हैं, जो सब नहीं हुआ। तो क्या विस्फोटक था, आत्मघाती हमला था, और मीडिया 2 दिन तक सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर देते रहा, और कैसे सूत्र थे और क्या न्यूज प्लांट किया जा रहा था वो आपको बेहतर पता होगा। तो इस समय देश को 2 चीजों की बात होती है। एक, देश को आश्वस्त करने की जरूरत है कि सरकार इस सिचुएशन के टॉप पर है, सरकार के सारा सिचुएशन कंट्रोल में है। दूसरी बात, हमने सर्वदलीय जो कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने उसी रात मांग की थी, और वो मांग तो मान ली गई, लेकिन प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए। हमारी जो मांग है
वो ये है कि सर्वदलीय बैठक हो, उसको प्रधानमंत्री चेयर करें और बैठक में शेयर करें कि अभी तक क्या स्थिति है। और जो संसद का सत्र जो दिसंबर 1 से शुरू होने वाला है उसको प्रीपोन किया जाए। हम स्पेशल सत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सत्र को थोड़ा प्रीपोन करके कह रहे हैं, क्योंकि अभी दिसंबर महीने में तो विंटर सेशन शुरू होगा। 15 दिन का विंटर सेशन पहले ही घोषित हो चुका है, तो उसको हम लोग प्रीपोन करने की बात कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और देश को आश्वस्त करने की जरूरत है। हाँ। और संसद से बड़ा तो कोई संविधान का स्थल हमारा है नहीं। मैं आप सबका ध्यान एक ट्वीट की तरफ भी करना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया हुआ है और उस ट्वीट में उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया, मैं हिंदी में सबके सामने रखना चाहता हूं। और उसमें उसने जो सवाल उन्होंने उठाए हुए हैं, पहला सवाल उनका यह है कि 2 तरीके के टेरर मॉड्यूल्स होते हैं। एक जो विदेशों में ट्रेनिंग लेकर भारत में आकर हमला करते हैं या धमाके करते हैं, जिस तरीके से हमने 26/11 के हमलों में देखा था मुंबई में कि पाकिस्तान में तैयार हुए ट्रेन किए टेररिस्ट भेजे गए जो पाकिस्तानी नागरिक थे और मुंबई में आकर उन्होंने तहलका मचाया था। और दूसरा जो होम ग्रोन टेररिज्म होता है, जो भारत में जो लोग हैं वो टेररिज्म की तरफ जाते हैं। और आखिर में वो लिखते हैं कि हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार पढ़े लिखे युवा भारतीय नागरिक आतंकी क्यों बन रहे हैं। यह सवाल पी चिदम्बरम यहां पर उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से पहले आपका जवाब, उसके बाद वारिस पठान के पास में चलूंगा। देखिए, डॉक्टर पी चिदम्बरम जी जो बात करें 1990 में, आपको याद होगा कि डॉक्टर जलीस अंसारी मदनपुरा का डॉक्टर था मुंबई के, और उसने विविध स्थानों पर जो है रेलवे स्टेशनों पर बम कांड किए। डॉक्टर जलीस अंसारी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, किसी प्रकार के तब तक दंगे भी नहीं हुए, तो 1990 में शुरू किया था। दंगे शुरू हुए तो 1992-93 में, लेकिन किया उसने। याकूब मेमन मोहल्ला कमेटी का सदस्य था। कांग्रेस की तत्कालीन महाराष्ट्र की सरकार ने दंगों के शमनार्थ जो मोहल्ला कमेटी बनाई थी, उसका सदस्य था और चार्टर्ड अकाउंटेंट था। लेकिन वो याकूब मेमन ने किस तरह से 12 मार्च 1993 का कांड किया। और आपको ध्यान होगा कि 12 मार्च 1993 के बमकांड के बाद 4-5 दिनों तक कांग्रेस की सरकार कहती रही कि एलटीटी ने किया है। तत्कालीन अखबारों में सूत्रों से ये खबरें प्लांट कराई गई, वो तो इतिहास है। लेकिन क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या कि आखिरकार इस बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिरकार इस देश के भीतर पढ़े लिखे तबके के लोग क्यों आतंकवादी बनने की कोशिश करें? क्योंकि कल सीसीएस के बैठक के बाद जो सरकार के तरफ से प्रेस रिलीज निकाला गया है उसमें जिक्र सिर्फ इतना किया गया है, उसमें किसी को दोष नहीं दिया है, एंटी नेशनल तत्वों को दोष दिया गया है और उसके साथ टेररिस्ट अटैक है ये मान लिया गया है। हाँ जी, नहीं, पढ़े लिखे और संप्रदाय विशेष के लोग हैं। डॉक्टर जलीस अंसारी संप्रदाय विशेष के, याकूब मेमन संप्रदाय विशेष के, अफजल गुरु संप्रदाय विशेष का। इसी तरह से जो पढ़े लिखे, अफजल गुरु भी पढ़ा लिखा आदमी था, बुरहान वानी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एक संप्रदाय विशेष के डॉक्टर ही जो हैं वो इस तरह की घटनाएं क्यों करते हैं? उनको ऐसी इस्लाम की कौन सी शिक्षा दी जाती है? इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है, शांति का धर्म है, लेकिन ऐसी कौन से उनके साहित्य का तर्जुमान है कि जिससे जो है लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं? इसकी जांच तो इस्लामी विद्वानों को करनी होगी ना। इस्लाम के विद्वानों को इस पर विमर्श करना होगा कि ऐसा कौन सी दोषपूर्ण उसका भावार्थ है जिस भावार्थ के चलते लोग कट्टर बन रहे हैं। वारिस पठान, हालांकि पी चिदम्बरम ने भारतीय नागरिक ये जिक्र किया हुआ है कि भारतीय नागरिक आतंकी क्यों बन रहे हैं, ये जिक्र स्पेसिफिक उन्होंने किया हुआ है। वारिस पठान, देखिए साहिल भाई, दिल्ली के लाल किले के पास जो धमाका हुआ है ये बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और दुखद है। हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। जो पीड़ित परिवार के उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और जो घायल है शीघ्र उनकी स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। और जो भी इस घटना को अंजाम देने में जो भी कॉन्स्पिरेटर है या जिसी ने भी घटना को अंजाम दिया है, हम चाहेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी कानूनी सख्त से सख्त सजा मिले। टेरर का, टेररिस्ट एक्टिविटीज का हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया था, करते हैं, करते रहेंगे। नहीं होना चाहिए, पूरा देश एकजुट खड़ा यहाँ पर कि हमको टेररिस्ट एक्टिविटीज का किसी भी तरह खत्म करना है। बात नंबर 2, आप सोचिए, आप दिल्ली जो कैपिटल है भारत देश का, वहां पर अगर एक इंसान सुरक्षित नहीं है
तो हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में आदमी सुरक्षित रहेगा? ये भी तो एक, तो क्या इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं, क्या सरकार का फेलियर नहीं है? जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था तब क्या कहा था कि अब से सारी आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो जाएगी, मगर हमने देखा पुलवामा हो गया, हमने अभी देखा दिल्ली के अंदर हो गया जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। बात नंबर 3 ये है कि कुछ लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, उसके लिए पूरे भारत देश के मुसलमानों को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। ये लोग जो बीजेपी वाले इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए जिसने भी किया, हम तो कंडेम कर रहे हैं ना। अभी इन्होंने इतने सारे नाम गिनाए, कुछ नाम मैं भी गिनाऊंगा। इंदिरा गांधी का जिसने एसेसिनेशन किया था वो लोग कौन थे? क्या मुसलमान थे? नहीं थे। राजीव गांधी का जिसने कत्लेआम कर दिया था वो कौन थे? मुसलमान थे? नहीं थे। नथुराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया वो कौन था? मुसलमान था? नहीं था ना। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरी, सब बम धमाके के अंदर अरेस्ट हुए थे, तो कैसे मुसलमान थे? लेकिन सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देना ये सरासर गलत है, क्योंकि मुसलमान हुए साहिल भाई जिसने जंगे आजादी में अपनी जानें गंवाई है, और आज हम प्राउड इंडियन मुस्लिम अपने आप को बोलते हैं, और पूरे भारत देश का मुसलमान एक साथ खड़ा हुआ और एक टोन में बोल रहा है कि जो भी इस हादसे के पीछे, इस टेरर एक्ट के पीछे इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी कॉन्स्पिरेटर है उसको सजा दी जाए। हम तो मांग कर रहे हैं ना कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, मगर यहाँ पे पॉलिटिक्स खेलने का वक्त नहीं है। ये वक्त है साहिल भाई सबको कांधे से कांधा मिलाकर टेरर एक्टिविस्ट, टेररिज्म को खत्म करने का। अब आपने खुद ने देखा जब पहलगाम हुआ, हम सब एक साथ खड़े थे। जो सरकार ने कहा कि ठीक है हम अटैक करेंगे, हमने कहा ठीक है। जो सरकार स्टेप लेगी पाकिस्तान के खिलाफ, पूरा विपक्ष उसका साथ दिया। ठीक है, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, मार दिया वहां पर जाके, जो भी हम सब खड़े थे। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को तो सरकार ने विदेश भेजा पाकिस्तान की पोल खोलने, और जाके बराबर दुश्मन लेकिन वो पोल खोल के ठोक के लेकिन मेरा आज भी ये मानना है साहिल भाई कि आतंकवादी होता है, उसका कोई ईमान धर्म रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। क्या कारण जो पी चिदम्बरम यहां पर सवाल उठा रहे हैं वारिस पठान, कि अपने मंशे को किसी भी तरह कामयाब होना। ठीक है वारिस पठान, लेकिन जो पी चिदम्बरम यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि हमें यह सोचना चाहिए कि आखिरकार ये क्या कारण है कि भारतीय नागरिक आतंकी बन रहे हैं। आपको कौन से कारण नजर आते हैं? आपकी पार्टी को इसमें कौन से कारण नजर आते हैं? नहीं, अभी देखिए यहाँ पे रेडिकलाइजेशन की जो बात हो रही है ना, अभी रेडिकलाइजेशन कहां पे नहीं होता है बताइए ना। कि हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब के ऊपर जिन्होंने फायरिंग किया था यूपी में, उनको किसने रेडिकलाइज किया था? वो कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे? तो ये रेडिकलाइजेशन को खत्म करना चाहिए। देखिए हर आदमी, मैंने साहिल पहले बोला, अब चिदम्बरम साहब ने जो बोला तो कांग्रेस के प्रवक्ता वहां बैठे, उसका जवाब वो पूरी तरह सक्षम है देने के लिए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। रेडिकलाइजेशन बोले खाली मुसलमानों का होता है, मदरसे बंद कर दो, मस्जिदें बंद कर दो, ये सरासर गलत है, नफरत फैलाने वाली बात है। ये इसके अंदर भी ये लोग सियासत जो कर रहे बीजेपी वाले, ये सरासर गलत है। आप कंडेम तो करो। एक बार प्रेम शुक्ला ने कंडेम किया का ये आतंकवादी जो घटना हुई इसका, या कहा कि पीड़ित जो परिवार वालों के साथ हम कांधे से कांधा मिलाकर खड़े, या उन्होंने प्रार्थना भी की कि जो मृतक हो गए उनको भगवान ईश्वर अल्लाह शांति दे। प्रेम शुक्ला जी, हिंदू भी मरा है, मुसलमान भाई भी मरा है, सब मरे ना। तो आतंकवादी का वही मैं बोल रहा हूं, आतंकी घटना होने के बाद उसका एक ही मंशा होता है। ये डर कई बार बताया जाता है, जताया जाता है कि इसे रिलीजियस टोन दिया जाएगा, जबकि बीजेपी की हमेशा से ये मांग रही है कि किसी भी आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों की संवेदनाएं जो हैं, वो जो लाल किले के पास बमकांड में हमारे भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई उनके साथ है। हमारी भी संवेदनाएं 100% उनके साथ हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने ये नहीं कहा कि सारी मस्जिदें बंद कर दो, सारे मदरसे बंद कर दो, सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कर सकता। मैं जो हूं, श्रीमान वारिस पठान को आतंकवादी होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि इस्लाम के एक जो है फिरके के कुछ साहित्य के जिस तरह से जो है उसका तर्जुमान किया जाता है, उसके कारण गजवाए हिंद की एक अभियान चलता है? ये सत्य नहीं है क्या कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने के लिए कुछ इस्लामी तंजीमें, जैश ए मोहम्मद किसके नाम पर बनी है, लश्कर ए तोयबा किसके नाम पर बनी है, हिजबुल मुजाहिदीन किसके नाम पे बनी है, अल कायदा किसके नाम पर बनी है, ये सब इस्लाम के नाम पर बने हैं कि नहीं बने हैं? और ये पूरी दुनिया में जो है पूरी तरह से आतंकवाद फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं? और इस आतंकवादी जो संस्थाएं जो आतंकवाद फैला रही, ऐसे लोगों को डी रेडिकलाइज करने की बातें हो रही कि नहीं हो रही हैं? क्योंकि कोई प्रेम शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही है। अगर कहीं किसी को गलत तरीके से भ्रमित किया जा रहा है तो उस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी समाज की है कि नहीं है? समाज ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डॉक्टर करुणा सारे मुसलमानों को ब्लेम करने का सवाल ही कहां पैदा होता है? डॉक्टर करुणा सागर, लेकिन अब जब जलीस अंसारी इस तरह की हरकतें करें
तो उनके खिलाफ बोला जाएगा कि नहीं बोला ठीक जाएगा? है डॉक्टर करुणा सागर, क्या कारण है कि पी चिदंबरम ये कह रहे हैं कि भारतीय नागरिक इस तरीके से रेडिकलाइज हो रहे हैं, आतंकवादी हो रहे हैं? उनका कहना है कि आतंकी हो रहे हैं। साहिल जी, फिर मैं वही कहूंगा कि जब सरकार के तरफ से तथ्यों के साथ कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो तरह तरह के कयास लगाए जाएंगे, जो मीडिया में भी लगाए जा रहे हैं, लोग भी लगाएंगे। तो अभी तक ये सरकार ने नहीं बताया है कि इसका क्या विदेशी ताकतों के साथ भी तार जुड़ा हुआ है, और जो न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन जो प्रधानमंत्री ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के समय, वो क्या अभी भी ऑपरेशनल है या वो सिर्फ उसी समय के संदर्भ में बोला गया था? तो ये जरूरी ये है कि हम लोग ये सरकार से सुने कि क्या है, क्या एक्सटेंट है। कई राज्यों में इसके तार पाए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में, हरियाणा में, यूपी में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पे आपने पूरा लिस्ट दिखाया। पहले महाराष्ट्र में इंसिडेंट हुए हैं, तो देश में विभिन्न क्षेत्रों में ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और हमारी एजेंसीज, जैसे वैद्य साहब ने बताया कि ये जो रिकवरी हुई है ये तो एक्सीडेंटल रिकवरी है कि एक एसएसपी श्रीनगर को नौगांव में एक पोस्टर का वाकया नजर आया, उसने इंक्वायरी वहां से शुरू की और उसके बाद ये, और वो जो पोस्टर है जिससे ये पूरा मामला खुला, वो जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाने की कोशिश हुई थी और उसके उस सीसीटीवी से दरअसल इस पूरे मामले की परतें खुली थी। और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान से जुड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। करुणा सागर जी, आपकी बात खत्म करिए। हाँ। कि ये तो एक एक्सीडेंटल रिकवरी थी। क्या अगर इतना बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था जिसमें कि हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को मारने की साजिश थी, और हमारी पूरी एजेंसी, जो चाहे इंटरनल एजेंसी जो जितनी हैं, हमारी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो जो सारा का सारा केंद्रीय गृह मंत्री के अंदर आता है, और जो राज्यों की जो पुलिसें हैं वो सब, तो वो सब को किसी को कुछ नहीं हवा लगा। और सिर्फ अगर एक एसएसपी ये बात अगर ने ये नहीं देखा होता, इसके सूद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाते समय ये बात का खुलासा होता है कि ये पोस्टर आखिरकार कौन लगा रहा है, और उसके बाद पता चलता है ये कोई डॉक्टर आदिल है, और वहां से धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती है। और उसके बाद अलग अलग राज्यों में जाकर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है। फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम का विस्फोटक बरामद होता है और उसी दिन रात को दिल्ली के भीतर इस तरीके से ब्लास्ट होता है। 4 गाड़ियां पकड़ी गई है। यह भी कयास आज की स्थिति में लगाया जा रहा है कि सीरियल ब्लास्ट का प्लान था, लेकिन विदेशी ताकतों का इसमें हाथ होने का जिक्र अब तक कम से कम इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से, एनआईए की तरफ से, या सरकार के द्वारा जो अधिकृत ब्रीफिंग की गई है उसमें भी नहीं किया गया है। लेकिन देखिए, इससे पहले 22 तारीख को पहलगाम का अटैक होता है। 23 तारीख को तुरंत ही भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान का उसमें हाथ है। पुलवामा का इंसिडेंस होता है 14 फरवरी को। 14 फरवरी को ही एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है। उरी का अटैक होता है 18 सितंबर 2016 को। 18 सितंबर 2016 के बाद को ही यह कहा जाता है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है। पठानकोट अटैक होता है 2 जनवरी 2016 को, और उसी दिन यह कहा जाता है ब्रीफिंग में कि पाकिस्तान का हाथ है। जैश ए मोहम्मद का नाम आने के बावजूद आज की स्थिति में विदेशी ताकतों की तरफ उंगली क्यों नहीं दिखाई जा रही है? इसके सोच देखिए, जो इस पूरी घटनाक्रम में जो चेन है, उसके लिए जैसा वैद साहब ने कहा, कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके आगे जो पूरी चेन बनती गई है, मेरे विचार में अगर वो चेन को डिस्क्लोज नहीं करते तो ये वाला हादसा भी नहीं होता। जैश के होने के बावजूद विदेशियों का नाम नहीं लिया जा रहा। शायद अभी तक उसके बारे में कोई, एक तो हो सकता है क्लू नहीं मिले हों, दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये घटना कश्मीर से बाहर हुई है। सीमा, अभी तक जितनी भी घटनाएं ज्यादातर हुई हैं वो सीमावर्ती
स्टेट कश्मीर में या पठानकोट, वो भी कश्मीर के पास में ही है, वहां पे हुई हैं, जिसमें ये डायरेक्टली कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट्स भेजे गए होंगे, हथियार भेजे गए होंगे और उनसे किया गया होगा। और अगली चीज ये है कि इसमें अभी तक जितने भी व्यक्तियों को पकड़ा गया है वो सभी के सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी के सभी तकरीबन कश्मीर के निवासी हैं। और अगली चीज ये है कि आरडीएक्स तो एक कॉम्पैक्ट चीज है जो शायद लाई जा सकती है। अमोनियम नाइट्रेट 3000 केजी जो एक जगह मिला 2900 और एक जगह 360 केजी वगैरह मिला, वो मुझे नहीं लगता कि बाहर से आ सकता है। वो तो यहां भी मिल सकता है, तो यहां भी मिल सकता है, वो यहां भी मिल सकता है, इधर में माइनिंग में कई जगहों पर इस्तेमाल। परंतु बात यह है कि ये लोग इतना ज्यादा इकट्ठा कर रहे थे और किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी को इसकी भनक नहीं थी। ये बहुत एक चिंताजनक बात है। ठीक। जो इन लोगों ने आपस में प्लान किया होगा, मॉड्यूल्स, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उन्होंने प्लान किया होगा, तो उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स होंगे, वो क्यों नहीं मिले हैं? तो ये एक अलग बात है कि कश्मीर पुलिस की प्रोएक्टिवनेस की वजह से बहुत बड़ा हादसा रुक गया। परंतु हम ये कहें कि इस फेलियर को कवर अप कर दिया जाएगा, ये नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है और हमारे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को इसके बारे में आगे से सचेत रहना पड़ेगा। ठीक है। एसपी वैद सर, जो सवाल मैं सूद सर को पूछ रहा था इसी बात को लेकर, क्या इसमें विदेशी ताकतों का फुटप्रिंट दिखाई देता है इस पूरे मॉड्यूल में? ये होम ग्रोन मॉडल है, इंडियन मुजाहिदीन भी भारत के में तैयार हुआ मॉड्यूल था, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान का हाथ कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा था। रियाज भटकल को जिस तरीके से मदद मिल रही थी, बाकी सारी चीजें थी। साहिल जी, यहाँ बहुत होशियारी से लोकल लड़के इस्तेमाल किए, लोकल मटेरियल इस्तेमाल किया गया, लेकिन मकसद वही है। और आप जानते हैं, मैंने हजारों टेररिस्टों को इंटरोगेट किया है। पाकिस्तान इज ऑब्सेस्ड विद गुजरात राइट्स एंड डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। उसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है इन तंजीमों के थ्रू, जैशे मोहम्मद के थ्रू, लश्कर तोयबा के थ्रू, इंडियन लड़कों को रेडिकलाइज करने के लिए, उनको विक्टिम दिखाने के लिए और उनको तैयार करने के लिए, और उस लोकल मॉड्यूल को होशियारी से यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और ये जो मुझे लगता है ये साजिश जो थी, ये जो एनिवर्सरी आ रही है 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की, उस वक्त कोई इन्होंने सीरियल बहुत बड़े अटैक्स करने थे, लेकिन चूंकि पकड़े गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दबाजी में हो गई, जो अगर ना होती तो शायद ये भी धमाका बचाया जा सकता था। ये सारे जो हुआ एपिसोड, उसमें जल्दबाजी में ये अटैक करना पड़ा इसको। और इन्होंने देखिए जगह चुनी जहां से प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं नेशन को, और लाल किला, और टाइम वो जब सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां 3 घंटे उसने वेट किया। ये सारा कुछ इसको मुझे लगता है इन्वेस्टिगेटर्स को दिमाग में रखना चाहिए। डॉक्टर सागर, जल्दी से डॉक्टर सागर 30 सेकंड, उसके बाद प्रेम शुक्ला। साहिल जी, वैद साहब इतने सेलिब्रेटेड पुलिस ऑफिसर रहे, हमारे सीनियर रहे हैं, और ये भी संदेह के दायरे में बात कर रहे हैं कि ऐसा होता आया है, ऐसा हो रहा है। और ऐसी बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार की तरफ से ऑथेंटिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। आप अखबारों में देखिए, मीडिया चैनल में देखिए, तो हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री उसको चेयर करें और सारी बातों को जनता के चर्चा इसकी काफी हो रही है, कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना होगा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के हित में जितनी आवश्यक जानकारियां हैं उतनी ही जानकारियां सार्वजनिक किए जाने की नीति होती है। अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में आगे की कड़ियां, पहले अभी वैसा भी बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दबाजी हो जाने के कारण उमर नबी को ये विस्फोट करने में सफलता मिल गई। अब करुणा सागर जी और इनकी पार्टी चाहती है कि जो इन्वेस्टिगेशन उसकी पूरी जानकारी दे दी जाए,
ताकि प्रेस पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस तो रोक या सकते जो थे लोग फिर। शामिल हैं वो सारे के सारे जो हैं उन आतंकवादियों को जो है तत्काल चलिए, जो है चलिए। जो है निष्क्रियता की आप सभी का मोड में भेज आप दें। सभी का शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए इसके लिए। इस कार्यक्रम पे समय फिलहाल खत्म हुआ है, लेकिन आखिरकार ये मामला काफी संगीन है, क्योंकि 14 साल के बाद दिल्ली के भीतर इस तरीके से धमाका हुआ है। इसकी तारीख कहां तक पहुंची है उस पर नजर रखनी होगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल